आज हम बात करेंगे 2024 की मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्को की। इस फिल्म में इसहाक परिवार और मार्को के बीच की टकराव को दिखाया गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने कल की 2898 एडी मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह कहानी स्टार्ट होती है तारिक नाम के एक शख्स से। एक दिन उसके घर पुलिस वाले आते हैं। अब पुलिस वाले इसलिए आते हैं क्योंकि तारिक के छोटे भाई वसीम का किसी ने खून कर दिया था। केस की जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर तारिक से सवाल करता है, क्या तुझे किसी पर शक है? इस पर तारिक जवाब देता है, हमारे बिजनेस में तो कई दुश्मन हैं, पर मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे भाई को किसने मारा। असल में तारिक और वसीम का बहुत बड़ा बिजनेस था। शायद किसी दुश्मन ने जायदाद हथियाने के चक्कर में वसीम की जान ले ली। पूछताछ पूरी करने के बाद ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तारिक के घर पर वसीम के लिए मातम का माहौल होता है। तभी वहाँ रसल आता है। रसल तारिक और वसीम का पुराना जानकार था। वह भी वसीम की तस्वीर पर फूल चढ़ाने आता है। लेकिन तभी वसीम का दोस्त विक्टर वहाँ पहुँचता है। अब विक्टर बचपन से अंधा था, लेकिन जिस दिन वसीम का मर्डर हुआ वो भी उसके साथ ही था। विक्टर की स्मेलिंग पावर कमाल की थी। उसे उस कातिल की गंध याद थी जिसने वसीम को मारा था। इतना ही नहीं, विक्टर उस कातिल की कार को भी पहचान सकता था। उसी वक्त विक्टर को रसल से वही गंध आती है। उसके दिमाग में तुरंत खट से क्लिक होता है कि वसीम का असली कातिल रसल ही है। विक्टर यह बात सबको बताने के लिए भागता है, लेकिन रसल समझ जाता है कि विक्टर को शक हो गया है। वो झट से विक्टर को पकड़ लेता है और अपने अड्डे पर ले आता है। वहाँ रसल विक्टर से कहता है, तुम अंधे हो फिर भी मुझे पहचान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर रसल विक्टर को एसिड के बड़े कंटेनर में धक्का दे देता है। एसिड में गिरने की वजह से विक्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एसिड में घुल जाता है और विक्टर की जान चली जाती है। हालांकि जब रसल ने विक्टर को एसिड में फेंका था तब थोड़ा सा एसिड उसके हाथ पर भी गिर गया था। इससे उसका हाथ जल गया। इसके बाद रसल डॉन टोनी के पास पहुंचता है। टोनी जो एक बड़ा गैंगस्टर था, किसी की भी ना सुनने पर उसे मौत के घाट उतार देता था। रसल टोनी को विक्टर की मौत की खबर देता है। यह सुनते ही टोनी घबरा जाता है, क्योंकि विक्टर का बड़ा भाई टोनी से भी ज्यादा ताकतवर इंसान था। टोनी अपने बेटे को हुक्म देता है, विक्टर की लाश को ऐसे ठिकाने लगाओ कि किसी को कुछ पता न चले, नहीं तो उसका भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। टोनी के कहने पर रसल और उसका साथी देवराज विक्टर की लाश को नदी में फेंक देते हैं। विक्टर की लाश नदी से बहते हुए किनारे पर आ जाती है। अगले दिन पुलिस वालों को वो लाश वहीं नदी किनारे पड़ी हुई मिलती है। पूरा महकमा टेंशन में आ जाता है कि भाई ये विक्टर का कत्ल किसने किया होगा। अशोक जो पहले से इस केस में लगा हुआ था, अब विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा से पूछताछ करता है। ईशा रोते हुए बताती है, विक्टर मुझे बहुत प्यार करता था, किसी ने उसे जानबूझकर मारा है। ईशा के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। हमें पता चलता है कि ईशा और विक्टर ने साथ में कई सपने देखे थे, पर विक्टर की मौत के बाद वो सारे सपने टूटकर बिखर गए। इसके बाद विक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि विक्टर को एसिड में जलाकर मारा गया है। जब ये बात कमिश्नर को पता चलती है तो वो अशोक से कहते हैं, वसीम और विक्टर का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। विक्टर के दो बड़े भाई थे, जॉर्ज और मार्को। जॉर्ज विक्टर का सगा भाई था, जबकि मार्को को उनके पिता ने गोद लिया था। मार्को कोई मामूली आदमी नहीं था, वो पूरा का पूरा दरिंदा था। अगर उसे अपने भाई की मौत की खबर मिल गई तो वो कयामत ला देगा। जॉर्ज अपने आदमियों को हिदायत देता है, मार्को को विक्टर की मौत के बारे में कुछ मत बताना, वो अभी काम से बाहर गया है, मैं उसे इस खून खराबे से दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जॉर्ज के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हमारे परिवार पर जब भी मुसीबत आई है मार्को अंकल ने ही हमें बचाया है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन जॉर्ज घर पर बैठा होता है, तभी जॉनी नाम के गुंडे का फोन आता है। जॉनी धमकी देता है, मैंने तेरे भाई को किडनैप कर लिया है, अगर 4 किलो सोना नहीं दिया तो मैं उसे मार दूंगा। जॉनी की धमकी सुनकर जॉर्ज घबरा जाता है और पूरे घर में अपने भाई विक्टर को ढूंढने लगता है। तभी उसे विक्टर मिल जाता है। जॉर्ज को राहत मिलती है, पर वो समझ जाता है कि जॉनी ने गलती से विक्टर की जगह मार्को को किडनैप कर लिया है। अब सीन बदलता है। जॉनी अपने आदमियों के साथ मार्को के पास पहुंचता है। मार्को शांत खड़ा रहता है और जॉनी से कहता है, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इसके बाद मार्को ने जॉनी और उसके आदमियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, एक एक को ऐसे मारा कि किसी को भगवान के पास पहुंचा दिया। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में आती है। जॉर्ज के घर पर उसकी बहन एंसी आती है। एंसी कहती है, हमें तीनों भाई बहनों को जायदाद बांट लेनी चाहिए। इस पर जॉर्ज कहता है, मार्को भी तो हमारा भाई है, इसलिए 4 हिस्से होंगे। एंसी गुस्से में बोलती है, मार्को को तो पापा सड़क से उठा लाए थे, उसका हमारी जायदाद में क्या हक होगा। जॉर्ज उसे प्यार से समझाता है, पापा मार्को को बड़े प्यार से लाए थे, वो भी हमारी जायदाद का बराबर का हिस्सेदार है। तभी विक्टर वहाँ आता है और नैन्सी से कहता है, दीदी आप तो बस जायदाद के लिए आई हो, लेकिन मुझे जायदाद से ज्यादा मार्को पसंद है। ये सुनकर जॉर्ज को भी अच्छा लगता है। अब सीन बदलता है।
विक्टर मार्को के पास जाता है, जहाँ मार्को अकेले में स्मोक कर रहा था। जैसे ही मार्को स्मोकिंग कर रहा होता है, जॉर्ज वहाँ आ जाता है। जॉर्ज को स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो मार्को पर थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन मार्को चुपचाप अपने बड़े भाई की बात सुन लेता है, बिना कोई उल्टा जवाब दिए। यहाँ हमें साफ समझ आता है कि इन भाइयों में कितना गहरा प्यार है, भले ही उनके बीच कुछ मतभेद हों। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। विक्टर के फ्यूनल में सभी लोग शोक मना रहे होते हैं। जॉर्ज अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। तभी मार्को वहाँ पहुँच जाता है। मार्को अंदर से बहुत बेचैन था। उसने सबके सामने बोल दिया, मेरे भाई को शांति उस दिन मिलेगी जब मैं उसके खूनी को खत्म कर दूंगा। मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। मार्को की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि अब ये आदमी क्या करने वाला है। फ्यूनल के बाद जॉर्ज मार्को से बात करने जाता है। जॉर्ज उसे समझाता है, तुम्हें विक्टर का बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन मार्को सीधा जवाब देता है, विक्टर सिर्फ आपका भाई नहीं था, वो मेरा भी भाई था, और मैं उस खूनी को ढूंढकर कुत्ते की मौत मारूंगा। इतना कहकर मार्को वहाँ से चला जाता है। अब मार्को को विक्टर के साथ बिताए पुराने पल याद आ रहे होते हैं। वो एक कोने में बैठकर दुखी होता है। दूसरी तरफ जॉर्ज अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग में बैठा होता है। टॉनी और उसका बेटा भी वहाँ आए होते हैं। टॉनी जॉर्ज को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें विक्टर को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। असल में टॉनी जॉर्ज का ध्यान विक्टर के केस से हटाना चाहता था, क्योंकि वो खुद फंसने से डर रहा था। लेकिन जॉर्ज टॉनी को जवाब देता है, विक्टर मेरी जान था, उस खूनी को मैं ऐसी मौत दूंगा जिसे देखकर सभी काम जाएंगे। इतने में मार्को वहाँ पहुँचता है। वो जॉर्ज की बात का सपोर्ट करता है और कहता है, भैया सही कह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ बैठा एक आदमी मार्को से कह देता है, तुम्हें हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मार्को का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। गुस्से में उसने उस आदमी को वहीं मार डाला। अब सारे लोग डर जाते हैं कि मार्को और क्या कर सकता है। अगली सुबह अशोक और उसकी टीम वसीम की मौत का सच जानने के लिए उसी फैक्ट्री में जाती है जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी। कहानी में तो अब और तगड़ा ट्विस्ट आ गया। जब अशोक अपनी टीम के साथ उस फैक्ट्री में जाता है जहां वसीम को मारा गया था, तो वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, लेकिन कैमरों में एक भी फुटेज नहीं होती। अशोक तुरंत समझ जाता है कि ये काम सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसने अपने ऑफिसर से कहा, पक्का जिसने वसीम को मारा है उसने पहले से प्लान बनाया होगा और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी की सारी फुटेज डिलीट कर दी होगी। अब दूसरी तरफ टोनी ने देवराज और रसेल को साफ तौर पर हिदायत दी, मार्को से जरा होशियारी से बात करना, अगर उसे तुम पर शक हो गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए रसल और देवराज मार्को के सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो विक्टर की मौत से अंदर से टूट गए हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों मार्को को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। मार्को को इन दोनों पर जरा भी शक नहीं होता, वो तो रसल के साथ मिलकर विक्टर की मौत का सच जानने में जुटा था। इसी बीच मार्को अशोक के पास पहुंचता है और विक्टर के केस के बारे में पूछता है। अशोक ने उसे बताया, तुम्हारे भाई को एसिड में डुबोकर मारा गया है। ये सुनते ही मार्को की आंखों में गुस्से की आग और भड़क उठती है। वो बुदबुदाता है, मेरा भाई कितना तड़पा होगा मरने से पहले, मैं उस खूनी को चैन से जीने नहीं दूंगा। उधर टोनी ने तारिक को चेतावनी दी, मार्को तुमसे भी सवाल कर सकता है, संभल कर बात करना। तारिक ने टोनी की बात मान ली और जब मार्को उससे मिलने आया तो वो उससे झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता कि विक्टर को किसने मारा, शायद ये एक एक्सीडेंट रहा होगा। मार्को फौरन जवाब देता है, विक्टर की मौत एक्सीडेंट नहीं है, उसे जानबूझकर मारा गया है, मैं सच तक पहुँच कर रहूंगा। अब मार्को को अपने पुराने दुश्मन मंसूर पर शक होता है। वो मंसूर से मिलने पहुंचता है और सीधे सीधे सवाल करता है, क्या तूने मेरे भाई को मारा? मंसूर चालाकी से जवाब देता है, अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं सच बता दूंगा। मार्को ने फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में मार्को मंसूर को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तभी मंसूर के गुंडे मिलकर मार्को पर हमला कर देते हैं। कहानी में अब जबरदस्त चालबाजी और बदले का सिलसिला शुरू हो गया है। जब मार्को मंसूर के आदमियों को धूल चटा देता है और आखिर में मंसूर को मारने वाला होता है, तभी मंसूर उससे कहता है, तुम्हारे भाई को किसी बाहर की गैंग ने मारा है। उस गैंग का लीडर क्लीन शेव है, मूंछ और दाढ़ी दोनों नहीं है। लेकिन असल में मंसूर ये झूठ रसल के कहने पर बोलता है। रसल को पहले से पता था कि मार्को मंसूर के पास जरूर जाएगा, इसलिए उसने ध्यान भटकाने के लिए ये प्लान बनाया था। अब दूसरी तरफ टोनी अपने प्लान पर काम कर रहा होता है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि जॉर्ज का 120 किलो सोना बोट से सिटी में आने वाला है। ये सुनकर टोनी सोना चुराने की चाल चलता है। वो अपने आदमियों से कहता है, हम 30 किलो सोना देकर कस्टम ऑफिसर को खरीद लेंगे, बाकी 90 किलो सोना अपने पास रखेंगे और जॉर्ज को बताएंगे कि कस्टम ऑफिसर ने तुम्हारा सारा सोना कब्जे में ले लिया। इससे जॉर्ज को शक भी नहीं होगा। देवराज इस प्लान के तहत कस्टम ऑफिसर को खरीद लेता है और जॉर्ज के सोने की लोकेशन बता देता है। अगले दिन देवराज जॉर्ज से जाकर झूठ बोलता है, तुम्हारा सारा सोना कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया है। जॉर्ज ये सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि किसने ऑफिसर को लोकेशन की जानकारी दी होगी। वो देवराज से कहता है, मैं उस गद्दार को ढूंढ कर मार दूंगा। देवराज को ये सुनकर डर लगने लगता है कि अगर जॉर्ज को सच पता चल गया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वो जॉर्ज को कार में ही चाकू मारने की कोशिश करता है।
हालांकि जॉर्ज ये देख लेता है, लेकिन चाकू लगने से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। जॉर्ज के आदमी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज शुरू होता है, लेकिन उसकी हालत गंभीर रहती है। तभी मार्को भागते हुए वहाँ पहुँचता है। अपने बड़े भाई की हालत देखकर वो बुरी तरह टूट जाता है। इसी बीच टोनी, जो ये पूरा खेल रच रहा था, चालाकी से मार्को को बताता है, तुम्हारे भाई को देवराज ने चाकू मारा है। लेकिन यहाँ टोनी का असली मकसद था मार्को का ध्यान भटकाकर उसे अपने जाल में फंसाना। जब टोनी देवराज से कहता है, मार्को को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम कहीं सेफ जगह जाकर छुप जाओ, तो देवराज शहर छोड़कर बाहर चला जाता है। टोनी का यह खेल मार्को को अपनी ओर झुकाने और देवराज को रास्ते से हटाने के लिए था। इस बीच अगले दिन एक लड़का अशोक के पास आता है। लड़का अशोक को बताता है कि जब वसीम की हत्या हुई तब वह फैक्ट्री में छिपा हुआ था। असल में राज वसीम की फैक्ट्री में गैरकानूनी गतिविधियों का वीडियो बनाने आया था। वहीं उसने देखा कि तारिक और रसल ने मिलकर वसीम को मारा। उसने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। राज यह वीडियो अशोक को देता है। अशोक वीडियो को देखकर तुरंत कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन कमिश्नर, जो टोनी के साथ मिला हुआ था, यह जानकारी टोनी को लीक कर देता है। इसके बाद टोनी अशोक को रास्ते से हटाने के लिए एक बंदे को भेजता है। वह अशोक और राज दोनों को ठिकाने लगा देता है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम मार्को को देखते हैं। वह अपने कमरे में अकेला और शांत बैठा है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड मारिया वहाँ आती है। मारिया कहती है, तुम्हें मेरे लिए कभी टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि हम दोनों का साथ रहना सही नहीं है। मारिया अपनी रिंग वापस देकर वहाँ से चली जाती है। मार्को उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में अपने दर्द को छिपाने की नाकाम कोशिश साफ नजर आती है। दूसरी तरफ जॉर्ज के आदमी अशोक द्वारा मरने से पहले दी गई रिकॉर्डिंग लेकर आता है। इस वीडियो में साफ दिखता है कि रसल और तारिक वसीम की हत्या कर रहे हैं। जॉर्ज को याद आता है कि उसने रसल के हाथ पर एसिड के जलने का निशान देखा था। जॉर्ज फौरन मार्को को फोन करता है और उसे सारी सच्चाई बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मार्को रसल के साथ जा रहा होता है और रसल के आदमी उसे और उसके दोस्त अनवर को पकड़कर बांध देते हैं। इसके बाद रसल कहता है, आखिरकार तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई, लेकिन तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रसल अपनी क्रूरता दिखाते हुए अनवर का एक हाथ काट देता है। अनवर की चीखें सुनकर मार्को का गुस्सा उफान पर पहुंच जाता है। अपने दोस्त को तड़पते हुए देखना मार्को के अंदर की आग को और भड़का देता है। जब रसल मार्को को मारने की कोशिश करता है तो मार्को अपनी ताकत और चतुराई से स्थिति को पलट देता है। वह रसल और उसके आदमियों को एक एक करके बुरी तरह से खत्म कर देता है। रसल के आदमी मारे जाते हैं और अंत में मार्को रसल को भी बेरहमी से तड़पाने लगता है। लेकिन तभी टोनी का कॉल आता है, जो कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट लाता है। अगर तुमने रसल को मारा तो मैं ईशा को खत्म कर दूंगा। याद रहे, ईशा तुम्हारे भाई विक्टर के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर मार्को ठिठक जाता है। वह रसल को छोड़ देता है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए एक योजना बनाने लगता है। दूसरी ओर जॉर्ज अपने खानदान के वारिस को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। मार्को समझ जाता है कि टोनी आसानी से ईशा को नहीं छोड़ेगा। वह पहले देवराज को ढूंढता है, क्योंकि देवराज के पास ईशा के बारे में जानकारी हो सकती थी। जब मार्को देवराज को पकड़ता है तो उसे एक बड़े कंटेनर में बांध देता है। मार्को देवराज को कहता है, यह कंटेनर 10 मिनट में ब्लास्ट होगा। अगर ईशा का पता नहीं बताया तो तुम बचोगे नहीं। डर के मारे देवराज टूट जाता है और ईशा के बारे में बता देता है कि टोनी ने उसे अपने फार्म हाउस पर छिपा रखा है। जैसे ही मार्को यह जानकारी लेता है, कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और देवराज वहीं मारा जाता है। मार्को फार्म हाउस पहुँचता है और वहाँ टोनी के सभी गुंडों को मार गिराता है। लेकिन जब वह ईशा तक पहुँचता है तो वहाँ एक और लड़की बैठी होती है। इसी दौरान टोनी वहाँ आता है और कहता है, क्या सोचा था, मैंने ईशा को यहीं रखा होगा। ईशा मेरे बेटे के कब्जे में है। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें मुझे मोटी रकम देनी होगी। टोनी का यह चालाकी भरा खेल मार्को को और गुस्से में भर देता है। अगली सुबह मार्को रसल के पास एक बैग लेकर पहुँचता है। रसल को लगता है कि बैग में पैसे होंगे, लेकिन जैसे ही बैग खुलता है उसमें टोनी का कटा हुआ हाथ होता है। यहाँ पता चलता है कि मार्को ने टोनी को किडनैप कर लिया है और उसका एक हाथ भी काट दिया है। मार्को बोलता है, अगर तुझे टोनी का एड्रेस चाहिए तो ईशा को मेरे हवाले करना पड़ेगा। अब रसल ईशा को मजबूरी में उसके हवाले कर देता है और मार्को भी वादा निभाते हुए टोनी का एड्रेस बता देता है। तो फिर रसल अपने आदमियों को लेके उस एड्रेस पर जाता है। वहाँ देखता है कि टोनी एक रूम में बंधा हुआ पड़ा है। अब रसल जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, टोनी चिल्ला के बोलता है, नहीं बेटा, दरवाजा मत खोलना। दरअसल टोनी के सर के ऊपर एसिड का एक डब्बा लटक रहा होता है और वो दरवाजे से कनेक्ट होता है। अगर दरवाजा खुलता तो वो पूरा एसिड टोनी पर गिर जाता। रसल समझदारी दिखाते हुए खिड़की से अंदर जाता है। बड़े आराम से वो एसिड हटाता है, लेकिन तभी देखता है कि टोनी के पैरों के नीचे एक बम रखा हुआ है। ये देखकर रसल के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता, अपने पापा को छोड़कर बाहर आ जाता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पर टोनी की मौत हो जाती है। अब रसल गम में टूट जाता है, लेकिन मन ही मन कसम खा लेता है कि मार्को से इसका बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ जॉर्ज मार्को से कहता है, ईशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही वो घर पर मारिया को बुलाता है। जॉर्ज मारिया और मार्को की सुलह करा देता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं,
लेकिन अब भी मार्को को अपने परिवार की चिंता सताए जा रही थी। जॉर्ज तारिक को भी रस्सी से लटकाकर मार देता है और इधर रसल अपने छोटे भाई साइरस के पास पहुंचता है। असल में टोनी ने साइरस को गोद लिया था। रसल साइरस को टोनी की मौत के बारे में बताता है। ये सुनते ही साइरस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है, रसल, मैं मार्को को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर पर एक सीन में दिखाते हैं कि काफी समय बाद मार्को और मारिया साथ बैठे हुए हैं। इतने में ईशा आती है। वो मार्को को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, विक्टर तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए देने को कहा था। ये सुनकर मार्को इमोशनल हो जाता है। और इधर रसल मार्को के पूरे परिवार के बारे में जानकारी निकाल रहा था। उसका इरादा परिवार पर अटैक करने का था। वहीं दूसरी तरफ ईशा के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है, तो जॉर्ज जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाता है। आगे का सीन पूरा इमोशन और खून खराबे से भरा है। अब क्या होता है, ईशा की हालत खराब होने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं जल्दी से डिलीवरी करनी पड़ेगी वरना मामला बिगड़ सकता है। ऑपरेशन शुरू होता है और तभी घर की लाइट चली जाती है। जॉर्ज तुरंत बोलता है, मार्को तुम ईशा और मारिया का ध्यान रखो, मैं लाइट ठीक करता हूँ। जॉर्ज जैसे ही लाइट का स्विच ऑन करने जाता है, उसे रसल के गुंडे नजर आते हैं। वो बिना सोचे समझे उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर मार्को अलर्ट हो जाता है, लेकिन इसी बीच रसल और साइरस अपने आदमियों के साथ घर पर धावा बोल देते हैं। पूरे घर में खून खराबा मच जाता है। साइरस जॉर्ज को घेर लेता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। दूसरी तरफ मार्को भी गुंडों से जमकर लड़ रहा होता है, लेकिन साइरस और उसके आदमियों की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ जाता है। एक एक करके सारे घरवालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर साइरस ईशा के कमरे में घुसता है। तब तक ईशा ने बच्चे को जन्म दे दिया था। साइरस उसे बेरहमी से मार देता है और बच्चे को उठा लेता है। इसके बाद वो मार्को के सामने उसके परिवार के हर सदस्य को मार देता है, लेकिन साइरस मार्को को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है। वो कहता है, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तुझे भी तड़पने का एहसास हो, जैसे मैं अपने बाप के लिए तड़पा हूँ। साइरस ईशा के बच्चे को लेकर चला जाता है। मार्को पूरे घर में पड़ी लाशों को देखकर फूट फूट कर रोता है, लेकिन वहीं वो कसम खाता है कि अपने परिवार का बदला लेगा और ईशा के बच्चे को वापस लेकर रहेगा। बदले की आग में जलता हुआ मार्को रसल के अड्डे पर पहुंचता है। वहां वो रसल के सभी गुंडों को मार डालता है, लेकिन सीन और खतरनाक तब बनता है जब साइरस ने उस बच्चे को एसिड के पास रखा होता है। मार्को रसल से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान वो रसल के पेट में खंजर घोंप देता है और उसके शरीर से दिल निकाल लेता है। ये देखकर साइरस डर के मारे कांपने लगता है। साइरस बच्चे को एसिड में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मार्को उसका गला काट देता है। आखिर में मार्को का बदला पूरा हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह अकेला हो चुका होता है। अपने परिवार को खोने के गम में टूटे हुए मार्को को सिर्फ ईशा का बच्चा सहारा देता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये मूवी एकदम खतरनाक थी, दिल दहला देने वाली। यह थी मार्को फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।